एक और हमारा भी टॉपिक आ गया एनर्जी के हवाले से, क्योंकि ये हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। एनर्जी हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये प्रोटीन वाले चैप्टर पे भी इम्प्लीमेंट होती है और फैट वाले चैप्टर पे भी इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि एनर्जी जो है वो हमें मिलती ही इन तीन सोर्सेस से है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स happens inside the body and ultimately results in the production of energy which is measured in calories. एनर्जी का यूनिट क्या है? कैलोरीज, किलो कैलोरीज। अब ये किलो कैलोरीज और कैलोरीज है, इस पर डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, unit of measurement defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree centigrade। यानी 1 किलोग्राम पानी जो है उसका अगर टेम्परेचर आप 14.5 से 15.5 करना चाहते हैं, 1 डिग्री आप उसको राइज करना चाहते हैं, तो उसके नतीजे में जितनी एनर्जी यूटिलाइज होगी उसको हम कैलोरीज बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई कि उस पानी को गर्म करें और उसका अगर टेम्परेचर एग्जिस्टिंग 14.5 है और कितना गर्म करना है कि वो 15.5 हो जाए, जस्ट टू इंक्रीज दी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा उसको हम कैलोरीज बोलते हैं। इसका इंटरनेशनल यूनिट जो है वो जोल और किलो जोल भी है। ठीक है, इसीलिए हमने वहां पे लिखा था ना कि 3.75 किलो कैलोरीज और 16 किलो जोल 1 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स खाने से मिलते हैं। लेकिन ज्यादा यूनिट जो पॉपुलर है वो आपको लेबल्स के ऊपर भी कैलोरीज की फॉर्म में मिलता है, और हम यही बात कर रहे होते हैं कि ये खाने से मुझे कितनी कैलोरीज मिलेंगी। यहाँ पे मैंने वही चीज आपके लिए शो ऑफ की है, न्यूट्रिशनल फैक्ट लेबल। ये किसी भी प्रोडक्ट के पैनल पे आपको नजर आता है, तो इसको हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें पढ़ना, तो ऊपर क्या लिखा होता है? सर्विंग साइज क्या है, सर्विंग्स पर कंटेनर कितनी है, फिर इसमें हम देखते हैं कैलोरीज कितनी है, और कैलोरीज जो है ना पर सर्विंग के हिसाब से देखनी होती है। यानी अगर आप 1.5 लीटर की बोतल पी लेते हैं ना, तो उसमें 6 सर्विंग्स हैं। एक सर्विंग्स की एनर्जी यहाँ पे आपको मिलेगी, और 6 की एनर्जी लेने से आप समझ लें फिर मल्टीप्लाई करना होगा। दो हो गए भाई। तीसरा लेबल पे हम देखते हैं परसेंट डेली वैल्यू। परसेंट डेली वैल्यू किस चीज पे निकाली गई है कि अगर एक इंडिविजुअल ओवरऑल उसने 2000 कैलोरीज खानी है ना एक दिन के अंदर, ठीक है, परसेंट डेली वैल्यूज आर बेस्ड ऑन 2000 किलो कैलोरीज डाइट। योर डाइट वैल्यूज मे बी हायर और लोअर डिपेंडिंग अपॉन योर कैलोरी नीड्स। यानी अगर आप एज वाइज देखें तो ये डिफर करेगी। ठीक है, या आपकी जरूरियात जो प्रेग्नेंट वुमेन और एक आम एडोलेसेंट उसकी डिफर करेगी। तो इस लेवल के हिसाब से मैं देखूं तो ये कह रहा है कि तकरीबन अब 12 ग्राम फैट है, और 12 ग्राम फैट जो है वो कितनी 18% आपकी उसकी जो रिक्वायरमेंट थी ना पर डे के हिसाब से, ये अकेली एक सर्विंग पूरी कर देगी। अब यहां से हम फैट भी टोटल निकाल सकते हैं। 18 को आप जो है ना वो 18 या 20% कर लें, और 20% को 5 टाइम्स करें तो 100% हो जाएगी। और यहाँ पे भी आप 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इससे पता चलता है कि तकरीबन 60 से 65 ग्राम फैट जो है ना वो डेली खानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अब आप अंदाजा लगा लें कि 2-3 चम्मच तो आप पराठे के ऊपर लगा के खा जाएंगे। इसके अलावा ग्रेवी के अंदर कितनी, हंडिया में कितना ऑयल डलता है, कुछ फ्राइड फूड खाते हैं तो उसमें कितना होगा। अब इसमें लेबल में मजीद देखें कि तरतीब में आपने इस तरीके से लिखना है 5% और लेस इज लो, मोर देन 20% एंड मोर इज हाई। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कुछ चीजें हेल्दी हैं, कुछ चीजें अनहेल्दी भी हैं। ठीक है, जैसे टोटल फैट के साथ साथ ये बताना भी जरूरी है कि सैचुरेटेड फैट कितनी है, और ये बताना भी जरूरी है कि ट्रांस फैट कितनी है। ठीक है, ये अनहेल्दी गिनी जाती है, इनके अंदर ज्यादा एबिलिटी है बॉडी के अंदर स्टे करने की। कोलेस्ट्रॉल भी अनहेल्दी समझा जाता है, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल जो है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में से बुरी चीज जो है वो शुगर समझी जाती है, और डाइटी फाइबर जो है उसको अच्छा समझा जाता है।
ठीक है। तो अगर 5% या इससे कम क्वांटिटी हो तो वो कहते हैं इसको 0 लिखा जाएगा। किसी फूड के अंदर 5% से कम हो तो उसको आपने यहाँ पे 0 इंडिकेट करना होता है। 20% और मोर इज हाई। अब यहाँ पे भी 4 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4, तो ये ना लिखने के बराबर ही है। और ये न्यूट्रिएंट्स, इनके बारे में इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? गेट एनफ ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। और ये जो नंबर 4, 5, 6, 7, 8 जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, टोटल फैट, सैचुरेटेड, ट्रांस, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, इसमें जो शुगर्स और टोटल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कि इनको लिमिट करना चाहिए न्यूट्रिएंट्स को। अब लेटेस्ट अगर हम रिक्वायरमेंट्स देखें तो लेबल के अंदर कुछ नई चीजें भी की जा रही हैं। मसलन कैलोरीज लार्ज टाइप, कहते हैं जी जरा मोटा करके लिखें, ठीक, ताकि यहां से बंदा देख के ना जरा कॉन्शियस हो जाए मुझे इसको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शुगर्स का वर्ड अब ऐड हुआ है, जो पुराने लेबल्स थे वहां पे सिर्फ टोटल शुगर लिखी जाती थी। अब क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो लिखो जो एडेड शुगर है, कितनी शुगर इसमें ऐड की है। यानी अगर आप मिल्क शेक बनाते हैं तो अगर तो आप दूध और उसमें जो है वो किसी फ्रूट को डाल के, बनाना उसको अगर आप डाल के पी लेते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं लेकिन इसमें एडेड शुगर नहीं है। और अगर आप 2-3 चम्मच उसमें चीनी मिक्स कर लेते हैं, इट विल बी नोन एज एडेड शुगर। अब मिल्क शेक की क्वालिटी आपने पुअर कर दी। जब हम कमर्शियल बनाते हैं, किसी मार्केट से लेके खाते हैं, वहां पे तो चलो ठीक है जी, उसने बेनिफिट लेना है इस चीज का, लेकिन घर के अंदर हमें फ्रूट का लेवल हाई करके भी शुगर का लेवल हाई हो सकता है। सर्विंग्स का देखिए, उसने लिखा है कि सर्विंग साइज को लार्ज करें, बोल्ड करें। इसके बाद एक्चुअल अमाउंट डिक्लेयर्ड जो है ना, वो कहता है जी यहाँ पे लिखें। ठीक है, पहले क्या था जी, इतने परसेंट है तो वो इसमें करें भाई, 5% से ज्यादा है तो फिर उसको लिखें, कम है तो ना लिखें। न्यू फुट नोट आ गया भाई यहाँ पे। पहले क्या था, उसमें दो तरह का था कि 2500 कैलोरीज के हिसाब से भी था और 2000 के हिसाब से भी था। तो अब ना 2000 को एज अ स्टैंडर्ड कहा गया है। चेंज इन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप देखें तो स्पेशली कहता है जी वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी कमी हो उनको जरूर यहाँ पे मेंशन करें। तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी अहम था भी, जो मैंने आपको एलेबोरेट किया है। अब बॉडी में जो एनर्जी पैदा हो रही है, जिसको हमने कैलोरीज का नाम दिया है, किलो कैलोरीज का नाम दिया है, ये एनर्जी जो है ये काम क्या करती है? तो अब एक चीज ध्यान में रखें कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड, चाहे वो फैट थी, प्रोटीन था या कार्बोहाइड्रेट थी, ये सेल्फ मेंटेनेंस में यूज होगी। सेल्फ मेंटेनेंस क्या होती है? कि बॉडी का अपना जो है ना वो सिस्टम, कि वो उसको कैसे मेंटेन करना। ठीक है, जैसे आपकी किडनीज काम कर रही हैं, आपका नर्व इम्पल्स चल रही है, आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम चल रहा है, तो हार्ट बीट मूव काम कर रही है, नब्ज काम कर रही है, तो ये सारे ऑर्गन्स बेशक हम सोए हों, जागे हों, जाग रहे होंगे तो देखने में भी एनर्जी यूटिलाइज होती है, बोलने में भी एनर्जी यूटिलाइज होती है, सुनने में भी एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो ये एनर्जी जो है, ठीक है, सेल्फ मेंटेनेंस में यूज होती है। आधी एनर्जी आपकी बॉडी की सेल्फ मेंटेनेंस में यूज होती है। और बाकी कहाँ पे यूज होगी? जितने आप एक्टिविटी करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं, काम करते हैं, भागते हैं, सोते हैं, ठीक है, इस तरह के कामों में यूज होगी। अब जो मैंने सेल्फ मेंटेनेंस वाली कही है ना, मैंने एग्जांपल भी आपको दी है, यहाँ पे भी देख लेते हैं कि कुछ एनर्जी तो हमें चीजों में से एनर्जी निकालने के लिए भी चाहिए पहले। यानी आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं ना, उनको ब्रेक डाउन करना, उनमें से एनर्जी रिलीज करना, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और बच्चों में चूंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा होती है तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। बॉडी में से वेस्ट को एक्सपेल करना, इसमें भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि किडनीज काम कर रहे हैं ना भाई, और 24 घंटे काम कर रहे हैं, 180 लीटर इन्होंने हैंडल करना है। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर 37 मेंटेन करना, उसके लिए एनर्जी चाहिए। सर्दियों में आप श्रिवलिंग करते हैं, सर्दी लगती है ना तो बॉडी श्रिवलिंग करती है, उसमें ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज होगी।
इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, सोडियम पोटेशियम की रेशियो बॉडी में मेंटेन रखना, उसमें एनर्जी चाहिए। मसल्स की कंट्रैक्शन में एनर्जी लगती है। मसल्स चाहे वो ब्रेथिंग वाले यूज हो रहे हैं, चाहे हार्ट के मसल्स यूज हो रहे हैं। तो ये मैंने अभी कुछ चीजें आपके साथ शेयर की हैं कि जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है बॉडी के अपनी मेंटेनेंस के लिए। और अगर एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाए तो सेल्फ मेंटेनेंस, तो फिर यही लिखना होगा। Rest of the half energy is used for various activities. For example, muscular activities during the day, growth, pregnancy, lactation. Diet too high or too low in energy yielding nutrients harmless over short time. कहता है या तो आप डाइट ऐसी खा लें जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं, या ऐसी जिसमें न्यूट्रिएंट्स का लेवल कम है। तो शॉर्ट टर्म तो ये इतना मसला नहीं काज करती, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है ना, अगर आप यही प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं, इट विल बी हार्मफुल। एक्सेस एनर्जी कहाँ जाएगी? बेशक आप सिर्फ रोटी खाते जाएं, रोटी खाने से भी वजन बढ़ता है और डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। तो वजह क्या है? एक्सेस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन भी हमने कहा जी मसल में 7% तक, लीवर में 1% तक, इससे ज्यादा नहीं स्टोर हो सकती। वो इतने छोटे कंटेनर्स हैं कि इससे ज्यादा उनमें चीज नहीं आ सकती। तो बाकी फिर कहाँ जाएगी? फैट में कन्वर्ट होगी। तो एक्सेस एनर्जी ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में स्टोर होती है। When less energy consumed, draw from the body fat or the glycogen. Again, पहले आना चाहिए ग्लाइकोजन और उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन क्या होगा? फैट से। यानी आपने रोजा रखा है ना, 15-16 घंटे आपने गुजारे हैं, तो अगर आपका ग्लूकोज जो आपने खाया पिया था वो कम हो गया, तो फिर बॉडी ग्लाइकोजन से लेगी। ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ स्टारवेशन, बॉडी प्रोटीन्स यूटिलाइज टू प्रोवाइड एनर्जी। और ये बड़ी एक्सट्रीम फॉर्म है। स्टारवेशन जब कहत पड़ा हुआ है, कुछ नहीं खाने को मिल रहा या कम मिलता है खाने को, तो फिर बॉडी क्या करेगी? वो अपनी प्रोटीन सोर्सेज को यूटिलाइज करना शुरू कर देगी, ऑर्गन्स को यूटिलाइज करना शुरू कर देगी। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि फिर ऑर्गन का फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर वेस्टिंग होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब एनर्जी एक्सपेंडिचर्स की हम बात कर रहे थे और हमने कहा कि कुछ एनर्जी इसलिए चाहिए कि वो बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है, या डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनका कोई काम कहा जाए, या बॉडी में कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, तो कुछ एनर्जी हमें वहां पे यूटिलाइज करनी है और कुछ एनर्जी जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज हैं वहां पे यूटिलाइज होगी। अब हम पहले फोकस करेंगे उस एनर्जी के ऊपर जो बॉडी अपनी मेंटेनेंस के लिए यूटिलाइज करती है, और इस एनर्जी का हमने एक और नाम रखा हुआ है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। Rate at which these activities are carried out while body is at rest and completely at rest। यानी हम चलते फिरते ना हो, चलें फिरेंगे तो उसमें भी एनर्जी यूटिलाइज होनी है। और इसकी आइडियल कंडीशन क्या है? अभी डेफिनेशन अगर हम देखें, एनर्जी एक्सपेंडेड व्हेन बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड, यानी आपने स्ट्रेस में नहीं होना, एंड एट रेस्ट, बिल्कुल बैठ जाए एक जगह पे सुकून से, इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। इवन मैं कहूँ ना मैं खड़ा हूं तो मैं उसमें कंफर्ट फील नहीं कर रहा, इसमें भी एनर्जी यूटिलाइज होगी। इन अ टेम्परेचर, अगर ठंडी जगह है तो वहां पे भी एनर्जी यूटिलाइज होगी ज्यादा, और अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, जैसे गर्मियों में होता है, उस वक्त भी बॉडी में से लॉसेज जो है वो आपके ज्यादा होंगे। सो इन अ टेम्परेचर जोन विद द थर्मल न्यूट्रलिटी, कि जहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ज्यादा डिफरेंसेस ना हो, न्यूट्रल हो। And after the digestion and absorption of last food ingested have been ceased, जो आपने खाया पिया था वो हजम हो चुका हो, मतलब कि जैसे रात को 6-7 घंटे गुजर चुके हों, तो ये काम पहले हो चुका होता है। अगर खाना खा के हम फौरन इसको डिटरमिन करना शुरू कर देंगे, तो फिर उस वक्त भी बाकी जो है ना वो ऑर्गन्स की एक्टिविटी जो है वो पीक के ऊपर होगी। तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट इसको हम बोलेंगे कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बेसल या बेसिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, या बेसिक एक्टिविटीज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। इसकी डेफिनेशन भाई आपने यहाँ से अच्छी तरीके से याद कर लेनी है।
अब क्वेश्चन ये आता है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा या बच्ची है, वो कहता है जी मेरा वजन 60 किलो है, तो मुझे बताएं सर कि मुझे कितनी एनर्जी चाहिए डेली। तो आप उसमें दो हिस्सों में स्प्लिट करेंगे इसको। हाफ एनर्जी जो उसकी बॉडी ने यूटिलाइज करनी है अपने सिस्टम को चलाने के लिए, और हाफ एनर्जी जो उसको एक्टिविटीज के ऊपर यूटिलाइज करनी है। नहीं यूटिलाइज करेगा तो स्टोर होती रहेगी। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि बेसिक एनर्जी जो मिनिमम चाहिए वो तो हमें लेनी चाहिए जरूर, चाहे आप डाइटिंग करें चाहे आप वजन कम करें। और बाकी जो एक्टिविटीज अगर आप कम एक्टिव हैं, सेडेंट्री बैठे बिठाए अगर कोई बंदा, उसको फिर उसी हिसाब से कम फूड का इंटेक करना चाहिए। अब बीएमआर जो है ना, इसको एक्चुअल तरीका जो है वो तो मैंने बताया ना भी आपको, बड़े आइडियल सी कंडीशन में आप बैठे हों, इतनी लंबी चौड़ी शर्तें हैं कि पूरी करनी मुश्किल हो जाती हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने कुछ काम कर करके आपके लिए कुछ फार्मूलाज डेवलप किए हैं, और आजकल और ज्यादा सिंपल हो गया, ये कैलकुलेशन जो है वो सॉफ्टवेयर कर देते हैं। आपके मोबाइल के अंदर एप्स हैं बीएमआर कैलकुलेटर्स। अदरवाइज ये एक सिंपल फार्मूला है वुमेन के लिए और एक है मेन के लिए, और चीजें हमें चार चाहिए, हाइट, हाइट और वेट, एज और जेंडर। तो जेंडर वाइज वही हो गया ना भी, फार्मूला डिफर कर गया। बाकी चीजें जो है ना आपने वैल्यूज जो है फार्मूला के हिसाब से पुट करनी है। इसको काइंडली आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा, आपकी अपनी जो है ना वो बीएमआर वैल्यू आ जाएगी। वुमेन के लिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वेट चेंज हो जाएगा, 60 केजी में कह रहा था तो 60 आ जाएगा, 1.8 कांस्टेंट है, हाइट इन सेंटीमीटर्स। हम कहते हैं ना मेरा कद 5 फुट 5 इंच है, तो इसको पहले कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में। एक जो फुट होता है ना वो तकरीबन, या एक फीट जो है वो तकरीबन 30 सेंटीमीटर्स है। तो आपने मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, और एज जो है वो ईयर्स में आपने लिखनी है। ठीक है, 5.5 ईयर्स, 6.1 ईयर्स, इस तरह करके आपने इसको शो करना है, मंथ में नहीं लिखनी। इसी तरह मेन का ये फार्मूला है। तो कहता है पहले कैलकुलेट करें बीएमआर, और उसके बाद कहता है अपनी डेली नीड्स जो है ना उसको डिटरमिन करने के लिए अपना एक्टिविटी लेवल देखें कि आप कितने एक्टिव हैं, और इसमें हमें हारिस बेनेडिक्ट इक्वेशन जो है ना वो हेल्प करती है। एक साइंटिस्ट है, उसने भी एक और इक्वेशन दी हुई है, तो हम देखते हैं कि ये क्या चीज है। तो टोटल कैलोरीज पर डे के हिसाब से डिटरमिन करने के लिए कहता है कि अपना बीएमआर जो है उसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, इनमें से जो फैक्टर आपके ऊपर अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज सेडेंट्री, सेडेंट्री किसको कहते हैं, जो कोई काम नहीं करता, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, बैठा रहता है, इस तरह की एक्टिविटीज हैं। तो कैलोरीज कैलकुलेशन कैसे होगी इसमें, कि जो बीएमआर आया ना उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 1.2 के साथ। ठीक हो गया अभी, और ये जो फैक्टर आ जाएगा ना उसको फिर आपने जमा कर देना अपनी बीएमआर के अंदर, आपकी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। इसमें एक और फैक्टर यूज होता है जो यहाँ पे नहीं लिखा गया, उसको हम कहते हैं थर्मिक अफेक्ट ऑफ फूड, के बॉडी के अंदर फूड की ब्रेकडाउन जो हो रही है ना उसमें कितनी एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो ये तीन चीजों का बेसिकली मिक्सचर बनता है अगर एग्जैक्ट हम करना चाहें तो। अगर कोई लाइट एक्टिव है, लाइट एक्टिव का मतलब क्या, लाइट एक्सरसाइज, या हफ्ते में 1 से 3 दिन वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है तो वो इससे मल्टीप्लाई कर ले। अगर वो समझता मैं मॉडरेट से एक्टिव हूँ, यानी हफ्ते में 1 3 की बजाय 3 से 5 दिन वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है। एक्टिव जो है वो 6 से 7 दिन यानी डेली, और एक्सरसाइज भी उसकी हार्ड, हार्ड से क्या मुराद है, सिंपल क्या हो सकती है वॉक करना, हार्ड क्या हो सकती है रनिंग करना। एक्स्ट्रा एक्टिव जो एथलीट्स करते हैं, जैसे बोल्ट जो है ना वो दुनिया का एक फास्टेस्ट इंसान गिना जाता है, अमेरिकन है बोल्ट। तो उस तरह के बंदों को हम कहेंगे कि एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं, अपना स्टेमिना बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उस जो स्ट्रेंथन स्ट्रिंजेंट जो एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनको ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। तो इसमें 1.9 से आपने ये फैक्टर है जिसे आपने भाई मल्टीप्लाई करना है। बीएमआर जो वेरी करता है एज, वेट, सेक्स, डिजीज। हाँ एक और चीज आ गई
डिजीज से भी डिफर करेगा। जब हम बीमार होते हैं ना, फर्ज किया किसी को टेम्परेचर है, फीवर है, तो फीवर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर राइज करे ना, यानी नॉर्मल टेम्परेचर क्या है 98.6, और अगर 99.6 टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया, 10% इंक्रीज हो जाएगा बीएमआर में। 10% से मुराद क्या है, 100 के पीछे 10, और अगर 2000 कैलोरीज हमें चाहिए तो 200 कैलोरीज आप एक्स्ट्रा लेंगे, तो फिर आप बीमारी के हिसाब से चलेंगे। और अगर 2 डिग्री राइज कर रहा है तो 400 कैलोरीज आपको ज्यादा खानी होगी। यही वजह है कि जब हम बीमार होते हैं और फिर हम खाना पीना कम कर देते हैं, तो फिर हमें बाद में बहुत ज्यादा फटीग होती है। चंद दिनों के बाद हम फील करते हैं जैसे एनर्जी नहीं है। तो चिल्ड्रन जो है ना, उनका वह बीएमआर हाई है बड़ों की निस्बत, और यहाँ पे लिखा हुआ है उसने कि 53 किलो कैलोरीज जो है ना वो उनको चाहिए, और अडल्ट के हिसाब से देखें तो 34 किलो कैलोरीज जो है ना वो बनती हैं पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। बीएमआर डिक्रीजेस अप्रोक्सीमेटली 1% पर ईयर। 25 साल के बाद बीएमआर जो है ना, जिस्म के जो अंदर ऑर्गन्स काम कर रहे थे वो जरा कम पेस पे आना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से कम यूटिलाइज करते हैं एनर्जी। अब होता क्या है कि हम वेट भी 25 के बाद ही गेन करते हैं। एक तो हमारे पास पैसे आते हैं, अर्निंग शुरू हो जाती है, और दूसरा ये है कि हम नहीं समझ पाते कि हमारी बॉडी के अंदर काम अब जरा स्लो हो गया है, तो हमें अपनी डाइट को कम करना चाहिए, तो हम डाइट ज्यादा खानी शुरू कर देते हैं। इनकम भी बढ़ गई और ज्यादा भी यूटिलाइज होना शुरू हो गया डाइट का, तो अल्टीमेटली क्या होता है, फिर हम वेट गेन करते हैं। और ये वेट गेन करना तो बड़ा इजी है, लूज करना बहुत मुश्किल। इसके अलावा कुछ हार्मोनल सिस्टम्स जो हैं वो भी इसको अफेक्ट करते हैं। थायराइड सिक्रीशंस जो है ना वो एज के साथ कम होना शुरू हो जाती हैं, और अल्टीमेटली हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी कम हो जाता है। ये कंपैरिजन बड़ा खूबसूरत है यहाँ पे, बड़े और बच्चे का अगर हम मुवाजना करें, बच्चों में हार्ट बीट कितनी होती है 120 से 140 बीट्स पर मिनट, यानी हाई रेट है, और बड़ों में कितनी है 70 टू 90। तो अब किसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, इन्फेंट्स को। रेस्पिरेटरी रेट भी बच्चों में डबल, 20 टू 40 टाइम्स पर मिनट सांस लेना, और आप अपना काउंट करेंगे तो 15 से 20। इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द किड्स। और केजी के हिसाब से अगर देखें कि पर केजी वजन के हिसाब से, तो बच्चों को चाहिए 100 किलो कैलोरीज पर केजी वेट, यानी 10 किलो का बच्चा जो है ना उसको 100,000 चाहिए, और 1000 किस लिए, सिर्फ बेसल मेटाबॉलिक के लिए। बाकी जो है उसने जो भी एक्टिविटी करनी है, और आपको पता है उनकी एक्टिविटी बड़ी ज्यादा होती है, हम बात ना भी कहें ना तो वो काम कर रहे होते हैं। और आपकी एज में क्या होता है, अगर यही कहा जाए ना कि थोड़ा सा पानी ला दो, तो मौत पड़ जाती है, एक दूसरे को ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब उनकी अंदर एक्टिविटी का लेवल ज्यादा होता है, और आपको 40 से मल्टीप्लाई करना होगा। रफली क्या हो गया, तो अगर एक बंदे का वजन 40 किलो है तो वो 40 से मल्टीप्लाई कर ले, सॉरी 60 केजी 40 से मल्टीप्लाई कर ले, 2400 किलो कैलोरीज चाहिए होंगी। फीवर की मैंने बात की थी कि उस वाले केस में डिजीज कंडीशंस में ये इंक्रीज करता है फॉर एवरी डिग्री राइज, ठीक है, 10% के हिसाब से। और नजी नीड्स में हम बात कर रहे थे कि ये डिफर करती हैं वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, क्लाइमेट, एक्टिविटी, ये सारे फैक्टर्स जो है ना ये एनर्जी की नीड्स को इन्हांस करते हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक हमने पहले देख लिया कि हमें मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, वो हमने वो वहां से कैलकुलेट कर लेनी है, और हमने एक्टिविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वो भी उसमें ऐड कर देना है। अब ये एक्टिविटी फैक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था ना, ये डिफर कर रहा है मुख्तलिफ चीजों की बेस पे, तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। बॉडी वेट भाई, obese persons use less energy at rest, fat cells are relatively inactive, यानी मोटा जन उसको कम एनर्जी चाहिए होती है लेकिन उसको समझ नहीं आती, वो तो और एनर्जी लिए जाता है क्योंकि उसमें मसल्स कम है। तो जितने किसी के अंदर मसल्स ज्यादा है ना, उसी हिसाब से उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। ड्यूरिंग एक्टिविटी यूज ऑफ एनर्जी प्रोपोर्शनल टू बॉडी वेट, तो कहता है अगर तो बैठे रहते हैं ना तो फिर उनको इनएक्टिव होने की वजह से कम एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर वो ओबीज भी है लेकिन बड़ा एक्टिव है,
तो जब वो हिलना जुलना शुरू कर देता है, एक्टिविटी शुरू कर देता है, तो फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोपोर्शनल हो जाती है बॉडी वेट के हिसाब से। 65 kg मैन यूजेस 3.7 किलो कैलोरीज पर मिनट व्हेन वॉकिंग एट 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये हम जो आम वॉक करते हैं ना, तो हम अगर चलते रहें तो 1 घंटे में हम 4.5 किलोमीटर फासला तय कर लेते हैं। अगर बंदा 65 kg का है तो उसको 3.7 किलो कैलोरीज पर मिनट के हिसाब से चाहिए। 60 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये उसकी एनर्जी रिक्वायर्ड आ जाएगी। 75 kg का अगर है तो फिर 4 किलो कैलोरीज के हिसाब से मल्टीप्लाई कर ले। ये भी फैक्टर्स जो है ना लोगों ने निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। तो 4 से आप 60 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको उस हिसाब से एनर्जी जो है वो चाहिए होगी। और अगर आप वॉक की बजाय भाग रहे हैं तो फिर मजीद जो है ना इसके अंदर एडिशन हो जाएगा। वुमेन यूज लेस एनर्जी एट रेस्ट, और रीजन क्या है कि उनके अंदर भी फैट प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। एज जो है वो बच्चों और एडोलिसेंट्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए अडल्ट्स की निस्बत, ये मैंने आपको वो टेबल में भी बता दी है। और इसी तरह अडल्ट्स को कम चाहिए क्योंकि अब थायराइड सिक्रीशंस कम हो गई हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो गई है, और इसके साथ साथ जो उनके मसल्स जो है वो उनका लॉस होना शुरू हो चुका होता है, मस्कुलर मैस उनमें कम होता है, फैट उनमें ज्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी जो है इसमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं, और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स अगर फीमेल पूरी नहीं करेगी तो वो उसके अपने लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा 200 किलो कैलोरीज चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन द लास्ट 6 मंथ। जो लास्ट ट्राइमेस्टर होते हैं ना 2, उस वक्त फीटस की ग्रोथ रेट ज्यादा होती है। तो ये कहाँ से पूरा किया जा सकता है कि अगर आप 300 ml जो है ना मिल्क ऐसा कि जिसमें 3.2% फैट हो उसको यूटिलाइज कर लें, यानी एक गिलास दूध अगर जो है ना 3.5% फैट वाला पी लें तो ये एक्स्ट्रा 200 किलो कैलोरीज आ जाएंगी। नॉर्मल डाइट जमा ये एक एक्स्ट्रा अप्रोच। दूध के अलावा भी चीजें खाई जा सकती हैं, अभी हमने तो फर्क का डालना है ना, एडिशनल लेनी है। और अगर देखा जाए जब वो फीडिंग करती हैं बच्चे को तो फिर उनको अगर एक माँ नॉर्मली बच्चा जाना वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाती है, डिजायर बढ़ती जाती है, तो माँ अगर 750 ml तक दूध नहीं पिएगी तो उसकी ये 500 किलो कैलोरीज उसकी अपनी बर्न हो रही होंगी, अपनी यूटिलाइज हो रही होंगी। तो फायदा तो ये है ना कि उसका अगर वेट ज्यादा तो वो वेट उसका लूज हो जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग करने से, लेकिन अगर वो पहले ही थिन है तो उसका एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से वो खुद कमजोर हो जाएगी। तो ये आपने फैक्टर ज़हन में रखना है 200 और 500 का। प्रेग्नेंट को 200 एक्स्ट्रा चाहिए, और अक्सर लिटरेचर में हम हमें 350 प्लस की वैल्यू मिलती है। एक्टिविटी भाई जितनी मस्कुलर एक्टिविटी ज्यादा होगी उसी हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और अगर हम क्लाइमेट की बात करें, हॉट क्लाइमेट लेस हीट नीड्स टू बी जनरेटेड टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और फूड इनटेक भी कम हो जाता है। गर्मियों में हमें कम भूख लगती है, और सर्दियों में क्या हो रहा है, not always increase need for energy to maintain body temperature amount of heat। और इसकी वजह क्या होती है कि आप जितने कपड़े पहन लेंगे ऊपर, जितने लेयर्स आप ज्यादा चढ़ा लेंगे, आपको उसकी रिक्वायरमेंट कम फील होगी। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली 37 है, और ये वो टेम्परेचर है कि जिसपे एंजाइम्स हार्मोन्स वगैरह अपना बेहतर काम करते हैं, मीन्स के हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। अगर हम इससे हाई टेम्परेचर में चले जाएं या लो टेम्परेचर में चले जाएं तो फिर हमारी जो है ना वो बॉडी की एक्टिविटीज डिस्टर्ब होती हैं। तो क्लाइमेट हैज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटी अनटिल अनलेस कि हम इस टेम्परेचर को रेगुलेट करें। रिकमेंडेड डेली डाइटरी अलाउंसेस फॉर एनर्जी, इन टेबल्स को आप खुद देख लीजिएगा। आपको लगेगा कि जैसे जैसे वजन बढ़ रहा है ना उसी हिसाब से या हाइट जो है उसमें इजाफा हो रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हो रही हैं। तो ये इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, मेल फीमेल, और फीमेल में स्पेशली प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो है ना इनके अंदर आपको फर्क जो है वो फील होगा। एडिशनल 300 और एडिशनल 500 जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह कौन सी एक्टिविटी में कितनी एनर्जी यूटिलाइज होती है, मैन में कंपैरेटिवली ज्यादा होगी क्योंकि उनके अंदर मसल ज्यादा होते हैं फीमेल की निस्बत। तो आप यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, जब हम जाग रहे होते हैं तो 1.1 किलो कैलोरीज मेल के लिए चाहिए, और इसी तरह पर मिनट्स के हिसाब से, और फीमेल में 0.9 चाहिए।
लाइट क्लीनिंग, मॉडरेट क्लीनिंग, रिक्रिएशन में